हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। क्या होता है, आज हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है भाषा। तो भाषा के बारे में बताया गया है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो क्या करता है, वो रोता है, रो करके अपनी बात को रखता है। तो रोना कोई भाषा नहीं होती, ठीक है ना। वो सिर्फ उस आवाज़ को सुनकर, उस रोने वाली आवाज़ को सुनकर, और इंसान सिर्फ अंदाज़ा लगाता है, अनुभव करता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। उसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में क्या होता है, गूंगा व्यक्ति होता है, वो अपने हाव भाव से अपनी बात को रखता है। तो सांकेतिक भाषा होती है, वो अपने हाव भाव से अपनी बात को समझाता है और सामने वाला व्यक्ति उसे समझने का प्रयास करता है। फिर अगली चीज़ आती है भाषा का मौखिक रूप जो होता है। तो मौखिक भाषा में क्या होता है, सामने से कोई व्यक्ति बोलता है और हम उसे सुन कर के उसकी बात को समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चित्र दिखाए गए, उनके बारे में, तीनों के बारे में अपनी अपनी जानकारियाँ दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जानी। अब हम भाषा की यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। बताया गया है कि भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा की, देखिए भाषा क्या होती है कि हम अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए या तो बोलते हैं, अगर हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति सुनकर उसे समझेगा। और दूसरी चीज़ होती है लिखना, अगर हम लिख कर के अपनी बात रख रहे हैं तो वह उसे पढ़ करके समझेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा की परिभाषा होती है। यहाँ पर भाषा को समझाने के लिए देखिए भाषा के रूप बताए गए हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है चित्र के माध्यम से कि मौखिक और लिखित, ये है कौन, भाषा के रूप, ठीक है। यहाँ से बताया गया है मौखिक, लिखित भाषा के बारे में। सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में हम जानते हैं। तो मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा जिस बात को, वही जैसे हमने पहले कहा कि मनुष्य बोल करके अपनी बात को रखता है। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताया भी गया है कि ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, चाय बन गई हो तो ले आओ। फिर ये महिला क्या कह रही है, बस 5 मिनट प्रतीक्षा कर लो। ये क्या कह रहे हैं, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से मौखिक भाषा होती है जिसमें क्या होता है, मनुष्य बोल करके अपने विचार रखता है और सामने वाला व्यक्ति सुन करके उसे समझता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, आगे लिखित भाषा आती है। तो लिखित भाषा में क्या होता है, मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करता है। तो उसमें क्या होता है, उसके कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हमने किसी को पत्र लिखा, किसी, जैसे कोई समाचार पत्र है या कोई भी चीज़ है जो लिखित रूप में हमें देखने को मिलती है। जैसे ये हमारे सामने किताबें खुली हुई है, ये भी एक भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि बताया गया है कि भाषा का लिखित रूप होता है। तो लिखित रूप में क्या होता है, हम वर्णों को लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कई तरीके की अनेक अनेक भाषाएं होती हैं, अनेक अनेक बोलियां होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि विश्व की अनेक भाषाएं बोली है, जिससे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो विश्व की अनेक भाषाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, फ्रेंच, अरबी, ये सारी क्या है, भाषाएं हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है, 14 सितंबर सन 1949 को, ठीक है ना, राजभाषा का दर्जा मिला। अब बात यह है कि भारत देश में हिंदी सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो इसलिए भारत की हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो कौन सी है, संस्कृत, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, उड़िया, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली, ठीक है ना। ये 22 भाषाएं हैं जो हमें हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 22 भाषाएं तो है अपनी मान्यता प्राप्त। उसके बाद कुछ उपभाषाएं भी होती हैं जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं।
उनकी कुछ लव कथाएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, ठीक है ना। और साहित्य रचनाएं भी की जाती हैं उनसे। जैसे मान लीजिए ब्रज भाषा में रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, खड़ी बोली, अवधि, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है कि कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन अधिकांशतः क्या होता है कि साहित्य में भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। और पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो उपभाषाएं हैं इनमें भी साहित्य लिखे गए हैं और इनमें भी कहानियाँ, कविताएं लिखी गई हैं, तो इसलिए इनको भी उपभाषा का दर्जा दिया गया है। फिर आगे आती है बोली। तो बोली क्या है? बोली बहुत छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और यह राजकीय कामकाजों में इसकी मान्यता नहीं दी जाती है बोली की, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ बोलियों को देख लेते हैं, जैसे हरियाणवी, बघेली, भोजपुरी, गढ़वाली, मेवाती, अंगिका, मगही आदि। तो इस तरीके से अलग अलग बोलियां भी होती हैं, ठीक है। बोलियों का क्षेत्र क्या होता है? बहुत सीमित होता है, बहुत कम जगह में उसका प्रचलन होता है। व्यापक क्षेत्र में जिसका प्रचलन होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आगे आ जाते हैं हम लिपि में। तो लिपि के बारे में क्या बताया गया है कि मनुष्य जब सभ्य समाज की रचना करता है तो वह लिखने के लिए जिनका प्रयोग करता है उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जब हम बोलते हैं तो वो ध्वनि होती है और जब हम उसे लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, आइए। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। कितने सटीक शब्दों में बताया गया है कि भाषा के लिखित रूप में हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो देखिए आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो हिंदी भाषा है उसकी देवनागरी लिपि है, उसका प्रयोग किस प्रकार से हम लिखने में करते हैं। फिर संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि है, तो संस्कृत भाषा का हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। पंजाबी भाषा ये क्या है? गुरुमुखी भाषा है, गुरुमुखी लिपि है, सॉरी। पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि से है, तो गुरुमुखी लिपि इस प्रकार से लिखी जाती है। फिर अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि है, तो रोमन लिपि इस प्रकार से लिखी जाती है। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि है, तो वह इस प्रकार से लिखी जाती है। और बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला ही है और बांग्ला इस प्रकार से लिखी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि ये अलग अलग भाषाएं हैं और इनकी अलग अलग लिपियाँ हैं जो इस प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है। गुजराती बांग्ला शायद आपको पहले नहीं दिख रहा होगा, तो अब आप इस वीडियो में इसको ध्यान से देख सकते हैं कि ये इस तरीके से भाषाएं हो गई, इस तरीके से इनकी लिपि हो गई और इस तरीके से इनका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। आगे हम देख लेंगे क्या? व्याकरण। तो व्याकरण के बारे में हम देखते हैं। तो व्याकरण के बारे में क्या बताया गया है? व्याकरण हमारी भाषा का आधार माना गया है, अर्थात व्याकरण के बिना किसी भी विषय की जानकारी नहीं की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम अभी हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। मान लीजिए संस्कृत भाषा है तो उसका भी एक व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा है उसका भी एक व्याकरण है, अर्थात हर भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है और व्याकरण के अभाव में भाषा का सही ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की। यानी व्याकरण का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम भाषा के नियमों का ज्ञान नहीं है, उसको व्यवस्थित बनाने का ज्ञान नहीं है, तो हम उस भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके व्याकरण का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो उन वाक्यों को इस तरीके से बताया गया है। रमा ने खाना खाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यह वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? रमा ने खाना खाया, ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा। कहने का तात्पर्य यह है व्याकरण के प्रभाव से ही हमें इस बात की जानकारी होती है कि हमारा वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध। वही शब्द लिखे हैं इधर भी, वही शब्द लिखे हैं उधर भी, लेकिन जो जहाँ पर सही तरीके से आना चाहिए, जैसे देखिए रमा ने खाना खाई, ठीक है, तो ये खाई शब्द जो है यहाँ नहीं सेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? खाया कर दिया।
हर काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी, हम काम कर रहा हूँ। देखिए हम क्या है बहुवचन में आता है और हूँ क्या है एक वचन में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो उसी वाक्य को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, मैं लगाया है। मैं काम कर रहा हूँ, यानी एक ही व्यक्ति कोई काम कर रहा है। फिर हम काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रहा एक वचन में था, यहाँ बहुवचन में कर दिया है, रहे हैं। ठीक है, क्या है कि जब किसी भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, व्याकरण से मिलेगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए आइए हम व्याकरण की परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप अथवा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी व्याकरण के द्वारा हमें किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमें जो हम लिख रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं उसका सही तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है ना, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम देख लेते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमारे याद करने के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, बस उसी को सटीक शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं, अभ्यास में प्रश्न देख लेते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आप बस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जो भी इसमें पूछा गया है, वो सारी चीज़ें आपकी वीडियो में ही हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर भाषाएं दे दी गई हैं, अब इनकी लिपियाँ आपको लिखनी है। तो आपने जैसे पहले वीडियो में देखा था लिपियों के बारे में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं और यहाँ पर उनमें क्या भरना है, तो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, उनमें से आपको छांट के एक चीज़ लिखनी है। ठीक है ना, तो उसको आपको यहाँ पे भरना है, फिल करना है, ताकि आपका ये जो पार्ट है वो पूरा हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आज आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी अगली वीडियो में।